वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज हम बात कर रहे हैं कि गुजरात में जो महानगर पालिका के चुनाव हुए थे रविवार को, उसके आज नतीजे आने हैं। मतगणना जो है, गणतरी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी शुरुआत की ट्रेंड की बात करें तो भाजपा आगे चल रही है। छह जो महानगर पालिका है वहां पर भाजपा की जीत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, अपक्ष से भी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हमेशा से ऐसा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग होती आई है। अभी तो भाजपा की तरफ ट्रेंड जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कई ऐसे भी वार्ड और इलाके हैं कि जहां पे कांग्रेस आगे चल रही हो। तो अभी इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से संजय रावल जी। संजय जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार। अगर बात करें नतीजों की तो अभी तो ट्रेंड में भाजपा सबसे आगे चल रही है। आपको क्या लगता है कि नतीजे किस तरह के हो सकते हैं? वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से स्थानिक स्वराज के चुनाव में नामांकन से लेकर उम्मीदवारों का सिलेक्शन से लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो बातें चल रही थी, उसमें ये जो उम्मीदवार पसंद करने की प्रक्रिया, उम्मीदवारों का क्राइटेरिया तय करना, तो कुल मिलाकर 9,050 सीट, उसमें महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इन सभी सीटों में जो उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया थी, भारतीय जनता पक्ष की ओर से ऐसे क्राइटेरिया रखे गए तीन, ताकि नई नेतागिरी को, यंग लड़कों को और जो लड़कियां हैं जो हमारे देश का भविष्य है, उनको तक मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, एक नई नेतागिरी हमारे सामने आए। और जो बरसों से काम कर रहे हैं, पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, पक्ष के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पक्ष के साथ जुड़ते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को चांस मिले। इसलिए भारतीय जनता पक्ष ने 3 क्राइटेरिया तय किए। उसमें बहुत अच्छे क्राइटेरिया थे और किसी भी पार्टी के लिए ये एक लैंडमार्क था कि इस प्रकार चुनावों में यंग लड़कों को, जवान नेतागिरी को आगे लाने के लिए इस प्रकार के क्राइटेरिया तय किए जा सकते हैं। जैसे कि 60 साल से उम्र में जो बड़े हैं उनको साइडलाइन करने की बात नहीं है, लेकिन नए उम्मीदवारों को इसीलिए चांस देना है लेकिन ताकि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो अनुभवी थे उनकी भी नाराजगी की इफेक्ट शायद भाजपा को पड़ सकती है? पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि नीरस मतदान भी नजर आया। पहले तो ये होता था कि जो चेहरा था वो काफी सालों से लोग उनको जानते थे, वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे ना। इस बार जो नए चेहरे हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को लॉस नहीं होगा ये उनकी ही नीति से? जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी है, ऐसे सभी कार्यकरों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलती है। मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पक्ष एक शिस्तबद्ध, डिसिप्लिन में और कैडर वाइज चलने वाला पक्ष है। पार्टी की ओर से, हाई कमांड की ओर से और पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसका सभी पालन करते हैं। उनको ये कहा गया कि यदि आप किसी संगठन में एक पोस्ट पर हैं तो आपको दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो वो लोग कहीं ना कहीं संगठन में भी जुड़े हुए हैं। जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नए हैं, उनको पक्ष की नीति, रीति, एजेंडा, पक्ष के कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेहनत से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए उन लोगों का चयन किया गया है। तो बुजुर्ग लोग जो है, अनुभवी जो है, वो मार्गदर्शन करेंगे और जो नई नेतागिरी है, जिनका नया सिलेक्शन हुआ है, उनके नेतागिरी में उनके अनुभव के साथ संकलन से जुड़ते जाएंगे। और हमने देखा कि एक साथ 6 महानगर पालिकाओं के उम्मीदवारों का लिस्ट और मैंडेट दिया गया, फिर भी
इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ, इतना विरोध भी नहीं हुआ, सबने ये स्वीकार किया सब। और क्योंकि पहले से बताया गया था डिसिप्लिन वाली पार्टी है, अधिकांश उम्मीदवार, और आज भी नतीजों में हम देख रहे हैं कि पैनल की पैनल आगे बढ़ रही है। कुछ विस्तारों को छोड़ करके, कुछ सीटों को छोड़ करके, कुछ पार्टियों का तो अभी तक खाता भी नहीं खुला, यहाँ अपक्ष की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। लेकिन अगर राजकोट और वडोदरा की जो बात करें तो आपको तो एक सीट मिलती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, पहले तो ये था कि आपके सामने सिर्फ कांग्रेस था या फिर अपक्ष के तौर पर अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो मैदान में आई है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के वोटों को काट डालेगी? देखो, लोकशाही चुनाव प्रक्रिया में किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हो सकता है कोई उम्मीदवार स्थानिक लेवल पर मतदाताओं को ये लगता है कि ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो स्वाभाविक है उसे भी वोट मिलते हैं। हम न्यायपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में मानते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन जिस प्रकार से वो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं आम आदमी पार्टी के, मैं सबसे पहले ये बात साफ साफ बता देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई संगठन व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं हुआ है। उनकी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है कि इस काम में उन्होंने नेतागिरी ली, या इस बात पर सरकार से जवाब मांगा, या इस बात पर लोगों का दिल बहलाने के लिए, लोगों के मन को जीतने के लिए वो तैयार हुए। दिल्ली की बात कुछ और है, वहाँ की समस्याएं कुछ और हैं। वहाँ की समस्याएं थी पानी की, बिजली की, झुग्गी वाले मकान यानी झोपड़पट्टी की। गुजरात पहले से ही प्रगतिकारक राज्य रहा है, ये समृद्ध राज्य है। आपने जिस तरह से कहा कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी इस बार नहीं है, गुजरात की बात करें, उनके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, इतिहास नहीं है कि जिसको दिखा के वो जनता को आकर्षित कर सके। लेकिन साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले पक्ष की जो कमजोरी होती है वो नए की मतलब उसका प्लस पॉइंट गिना जाता है। जैसे कि अभी सूरत की बात करें तो 5 सीटों पर अभी आगे चल रही है आप। शायद इसके पीछे जवाबदार ये भी कारण हो सकता है कि जो पाटीदार समाज की हम बात करें तो वो भाजपा से पहले से ही खपा है, अभी फिर वो कांग्रेस से भी नाराज हो चले कुछ मुद्दों को लेकर, तो अभी उसका सीधा जो बेनिफिट है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की एंट्री से और कांग्रेस की कमजोरियों के कारण भाजपा के लिए जीतना आसान हो गया है। इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लिए ऐसा कहा जाएगा कि गुजरात जो है राजकीय अर्थ के का राजकीय जो परिवर्तन होते हैं उसका एपी सेंटर है। यहाँ जो बातें जनता तय करती है पूरे देश में उसका असर पड़ता है। और हमने देखा कि पिछले 3 टर्म से 6 जो महानगर पालिकाओं का अभी जो गिनती चल रही है उसमें भाजपा का ही शासन है। उतना ही नहीं, 2/3 बहुमत से शासन कर रहे हैं। अहमदाबाद में पिछले 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, और केंद्र में भी ये दूसरी टर्म है, यानी 6.5 साल से भारतीय जनता पक्ष शासन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष की कमजोरी के कारण और नए पक्ष का अभी इतना पुनर्गठन भी नहीं हुआ है, उन लोगों का एजेंडा भी तय नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे शुरुआत में आपने जो बोला कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है वो हमेशा से नीरस नजर आई है, निष्क्रियता उनकी ज्यादा दिखी है। आप अभी हालांकि अभी नहीं है इसीलिए इसका शायद इतना नुकसान भाजपा को नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो ये नींव रख दी है इस चुनाव से, तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर मिल सकती है आपसे? वैसे देखा जाए तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की किसी के साथ नहीं है, इसीलिए क्योंकि विपक्ष का इतना अस्तित्व अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग ठीक से संगठन भी नहीं बना पा रहे हैं, उम्मीदवार जुड़ा नहीं पा रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने से पहले और अभी तो जिला पंचायत और तालुका पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया बाकी है। 222 सीटें बिन हरीफ घोषित हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष में से दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतने सक्षम नहीं है कि प्रत्येक सीट पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर सकें। घोषित करते हैं तो मैंडेट नहीं पहुंचा पाते हैं, मैंडेट पहुंचा पाते हैं तो न जाने कौन से आपसी झगड़ों के कारण, कलह के कारण कुछ उम्मीदवार चुनाव के वापस फॉर्म खींचने के दिन बिना बताए, पार्टी को बताए बिना फॉर्म वापस ले लेते हैं। उम्मीदवार यहाँ बिन हरीफ घोषित हो जाते तो हैं। ऐसा जाता है विपक्ष, आपने जो बात कही कि उम्मीदवार पार्टी को बनाए मतलब बताए बिना ही अपना फॉर्म जो है वो परत ले लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन विपक्ष का इस पे आक्षेप आता है भाजपा के कि भाजपा ने कुछ लालच दिया है, भाजपा ने डराया है, इसीलिए उम्मीदवार पिसल गए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के इल्जाम लगाना, आक्षेप करना, प्रति आक्षेप करना चुनावी प्रक्रिया में होता रहता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकती है कि तालुका पंचायत, जिला पंचायत और 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव में 9050 सीटों पर भारतीय जनता पक्ष ने अपना नामांकन दिया, उसमें से एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी लेवल से ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। और 222 उम्मीदवार, 219 और अब 225 तक पहुंचने की संभावना है कि बिना चुनाव लड़े ही घोषित हो गए। इतना ही नहीं, अभी राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा ने जो 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे, राम भाई मोकरिया और दिनेश भाई प्रजापति, वो भी बिन हरीफ घोषित हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष का अभी दूर दूर तक, और यहाँ अपने चुनाव के नतीजों में भी देख रहे हैं कि 80% पार्ट में भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 20% किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पक्ष का 100% बहुमत प्राप्त हो। कुछ न कुछ तो बातें रह ही जाती है, तो या कुछ ट्रेंडिंग जो वोटिंग सिस्टम होती है उसके कारण भी, और हो सकता है किसी स्थानिक इलाके में कोई स्थानिक प्रश्न के कारण, लोगों की नाराजगी के कारण किसी 1-2 उम्मीदवार का। लेकिन इतनी बड़ी लोकशाही देश में जहां केंद्र से लेकर आज तक भी ये चौथी टर्म के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं महानगर पालिकाओं के, और देख रहे हैं कि 6 के 6 महानगर पालिका में जो नतीजे घोषित हो रहे हैं, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर सभी में भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवार पूरे पैनल के साथ आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विजयी होना भी निश्चित है। 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को 6 की 6 महानगर पालिका में फिर से सत्ता ग्रहण करने के लिए चांस मिल सकता है, और मेरा विश्वास है कि बहुमत सिद्ध करेंगे। आपने बात की है कि भाजपा अपनी जीत दर्ज करा लेगी, शायद नतीजे भी आए और उससे पता भी चल जाए। लेकिन अगर कुछ इलाकों की बात करें तो जहां पे हमेशा से कांग्रेस की जीत होती आई है, वहां पे भाजपा अपनी जगह क्यों नहीं बना सकी? जैसे अपने अहमदाबाद महानगर पालिका की बात करें तो जैसे दाणी लिमड़ा वार्ड है, जहां कांग्रेस के विधानसभा प्रतिनिधि है शैलेश भाई परमार, उनके इलाके में बहुत सालों से काम करते हो सकता है अच्छा काम भी किया हो। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम नहीं किया, लेकिन कुछ स्थानिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोगों को उन पर भरोसा है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। जमालपुर में देखा जाए, जुहापुरा में देखा जाए, दरियापुर, शाहपुर की कुछ सीटें ऐसी है। कांग्रेस का 20% अस्तित्व तो है ही, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए मैं
कहना पसंद करूंगा कि आम आदमी पार्टी के जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, शायद उस विस्तार की जनता ने पहली बार देखा है। और ये चुनाव है, आपको यदि चुनाव के मैदान में उतरना है तो उस क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है, लोगों की समस्याएं सुलझानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि चुनाव में खड़े हो गए और नेता हो गए। नेता बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ऐसे एंट्री करने से हर एक की शुरुआत ऐसी ही होती है। लेकिन आप जो उम्मीदवार पसंद करते हैं, कम से कम उस विस्तार के लोगों ने आपको देखा तो होना चाहिए, आपने कोई काम किया तो होना चाहिए। आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई एजेंडा नहीं दिया, चुनाव में खड़े होने से पहले आप लोगों से मिले नहीं हैं, तो इस प्रकार का चुनाव लड़ना ठीक है, लोकशाही प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भी और अपनी सीट कायम करने के लिए भी बहुत काम करने पड़ते हैं, लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों की नाराजगी का भी हिस्सा बन करके वो समस्याएं सुलझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यदि भारतीय जनता पक्ष के प्रत्याशियों ने समस्याएं न सुलझाई होती तो उनके सामने कई समस्याएं आती। और कहने की जरूरत नहीं है, 21वीं सदी चल रही है, मतदाता बहुत जागृत हो गया है, वो अपना वोट, अपना जो मूल्यवान वोट है वो ऐसे गवा देना नहीं चाहता। वो देखता है कि अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बरसों से, गुजरात में तो कई सालों से, 25 सालों से स्टेट गवर्नमेंट में और महानगर पालिकाओं में 3 टर्म से, यानी 15 साल से ज़्यादा काम कर रही है। यदि भारतीय जनता पक्ष ने कोई काम न किया होता तो इस प्रकार की वोटिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलती। अभी जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान दिखाई दे पड़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि 6 की 6 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पक्ष विजयी घोषित होगा। अगर 6 महानगर पालिका की बात करें तो ये बार, जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हुई, कि युवा जो उम्मीदवार है उनको चांस दिया गया। लेकिन मतलब जो नो रिपीट थियरी थी, आपने जैसे कहा कि सबने काम किया है, भाजपा ने काम किया है, तो जिन लोगों ने काम किया था उनको टिकट ना मिलना, ये किस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत होता है? जैसे मेयर की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी मतलब रिपीट दिया, मतलब गया हो, टिकट दी गई हो। क्या ये आगे जाके कोई बड़ा मुद्दा नहीं? भारतीय जनता पक्ष में चुनाव एक उम्मीदवार नहीं लड़ता है, एक पैनल चुनाव लड़ती है, चुनाव के मैदान में उतरती है, और ये संगठन की प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पक्ष ने जो काम किए हैं उस विस्तार में और पूरे शहर में, उसी बात को देखकर उम्मीदवार कम देखा जाता है। और भारतीय जनता पक्ष की जो छवि है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में परिवर्तन किया है, जिस प्रकार के काम किया है, जिसमें 370 की कलम से लेकर के ऐतिहासिक काम आज तक जो कोई सरकार नहीं कर पाई, 3 तलाक वाला कानून, राम मंदिर वाला मुद्दा, तो नई शिक्षा नीति का, तो उसके कारण उसका प्रभाव, भाजपा ने जो 317 जो हटाई जम्मू कश्मीर में, वो खूब ही सराहनीय है। राम मंदिर का जो मामला था वो सुलझ गया, उसके वजह से लोगों में काफी खुशी है। लेकिन अभी ये जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर मतलब खेला जाता है। भाजपा ने काम अच्छा किया है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो स्थानीय प्रश्न है, जैसे कि हम रोड की बात करें तो ऐसा होता है कि एक बारिश आती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, काफी सारे हम एक्सीडेंट भी देखते हैं, काफी मौतें भी दर्ज हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी ना कभी मतलब कि ये जो रोड पर जो गड्ढे हैं उसका कोई परमानेंट इलाज? ऐसा होता है, रोड बनता है, सब देखते हैं, इनॉग्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके 6 महीने बाद देखो बारिश गिरती है और वही रोड की हालत खस्ता हो जाती है। किसी भी महानगर पालिका में रिकंस्ट्रक्शन, खुदाई का काम, नवसर्जन का काम हमेशा चलता रहता है। हम लोगों ने देखा कि अहमदाबाद सिटी में पहले लाल बसें चलती थी, कई प्रकार की समस्याएं थी, रोड रास्ते अच्छे नहीं थे, तो हमने भारतीय जनता पक्ष ने BRTS जनमार्ग बनाया और आधुनिक ढंग से, तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ, नवनिर्माण का भी काम हुआ।
आज हम देख लेकिन रहे ऐसा होता है जैसे आपने बोला कि मतलब काम विकास के किए जाते हैं, जैसे कि आपने बात कही बीआरटीएस की, लेकिन कई मतलब इलाकों में ऐसा देखा गया है कि रास्ते इतने चौड़े नहीं होते और बीआरटीएस की वजह से अब ट्रैफिक की समस्याएं भी होने लगी। हाँ, तो उसका कारण ये है कि बरसों से अहमदाबाद में जो रोड रास्तों की जो हालत थी, दूसरा क्या था कि पुराना अहमदाबाद और नया अहमदाबाद जो विकसित होने जा रहा है, महानगर पालिका की प्रक्रियाओं में एक हिस्सा वो होता है कि जो गांव या नज़दीक के इलाके जो होते हैं उसका विकास करने के लिए महानगर पालिका के साथ जोड़ा जाता है। उसे जोड़ने से महानगर की विकास की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। तो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों पहले पूर्व विस्तार को अहमदाबाद महानगर पालिका के साथ जोड़ दिया। पुराना अहमदाबाद तो था ही था, उसके साथ पश्चिम विस्तार का भी डेवलपमेंट हुआ और आज हम देख रहे हैं कि पश्चिम विस्तार में एसजी हाईवे यानी जो रिंग रोड और दूसरा रिंग रोड, उसका सराउंडिंग डेवलपमेंट होने से ऐसी स्थिति आई है, किसी भी महानगर पालिका का विकास कैसे हो रहा है, कैसा हो रहा है ये देखना है तो जब हम महानगर पालिका में किसी अन्य शहर से एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइटें चलती है उस महानगर पालिका में जो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी अहमदाबाद शहर में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट आकस्मिक पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए खास प्रकार का एक समय मर्यादा तय की जाती है, क्योंकि उस विस्तार में रिकंस्ट्रक्शन करना, दूसरों को बाधा न पहुँचे, जो रेगुलर ट्रैफिक चल रहा है उन लोगों को परेशानी नहीं हो, उस बात को ध्यान में रख करके रात भर भी काम करके हमने मेट्रो ट्रेन का काम 4 किलोमीटर तक पूरा किया और भी पूरा होने जा रहा है। और आज आप देख रहे हो कि लेकिन ये होता है कि जैसे कि कोई भी प्लान आता है, जैसे मेट्रो आने वाली थी तभी देखा गया कि जनता में काफी मतलब उत्साहित नजर आई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय मर्यादा इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसको सिर्फ ऐसा ही गिनते हैं कि मेट्रो तो सिर्फ कागज पर ही दौड़ेगी। मतलब जो उत्साहित होती है जनता, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाती है कि क्या ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए, मत के लिए तो ये योजना नहीं लाए। और जैसे कि आप बात कर रहे थे एसजी हाईवे के विकास की, हम अगर अहमदाबाद की बात करें तो क्या ये वजह नहीं है कि यहाँ पर पश्चिम विस्तार की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से भाजपा को मत मिलता है। लेकिन जैसे कि बात हुई कि कई इलाकों में भाजपा कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन अपना जो अड्डा है, वर्चस्व है, वो नहीं जमा पाई। उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। जैसे कि पूर्व के कुछ इलाकों की बात करें तो भाजपा को वहां पर सीटें नहीं मिलती। क्या इसकी वजह ये जो डिफरेंस है पूर्व और पश्चिम का, उसको माना जाए? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो अहमदाबाद महानगर पालिका की सीमा जो है वो पहले कोट विस्तार तक सीमित थी और पश्चिम विस्तार में फिर विकास शुरू हुआ। तो यहाँ के रोड, रास्ते, ड्रेनेज सिस्टम, सब जो नया कंस्ट्रक्शन है, जो नवनिर्मित रचनाएं हैं, उसमें कहीं बाधा नहीं पहुंचती है। पूर्व विस्तार में क्या था कि पहले से ही कुछ गांव थे और वहाँ विकास नहीं पहुंचा था। आज से कई सालों पहले उन गांवों को, उन विस्तारों को जोड़ा इसीलिए गया ताकि उनका डेवलपमेंट हो। और जोड़ने के बाद, उनके जुड़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नए रिंग रोड बने, एक्सप्रेस हाईवे का काम, बुलेट ट्रेन का काम अभी चल रहा है। इसका लाभ भी अहमदाबाद को और गुजरात को मिल रहा है कि देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से जाएगी और बम्बई तक जाएगी। रेलवे की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश का तंत्र किस प्रकार चल रहा है, किसी भी स्टेट का तंत्र किस प्रकार चल रहा है, महानगर पालिका की व्यवस्था कैसी है, वो आपत्ति काल में पता चलता है। और हम लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी कोविड-19 का ये सब चल रहा था, आपत्ति आ रही थी, तो ये देखा जाता है कि उस महानगर पालिका में ऐसी आपत्ति के समय उसका व्यवस्थापन कैसे हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी अस्पतालें जहाँ
इमरजेंसी के तौर पर एसवीपी हॉस्पिटल में 1200 बेड की, 2000 बेड तक की मर्यादा तक की हमने कोविड जी, लेकिन हॉस्पिटल विपक्ष तैयार द्वारा की तो कई और आंकड़े ऐसी कई ऐसे बातें भी थी। मतलब दिखाए गए कि सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे थे और वास्तविकता कुछ और थी। ऐसे भी मतलब काफी मामले सामने आए। अगर जनता की बात करें तो काफी सारे ऐसे भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे कि वो जाके एसवीपी खड़े हैं और वहां से बोला जा रहा है कि नहीं, आप ऊपर से फोन करवाइए फिर ही आपको एडमिट किया जाएगा। मतलब क्या एसवीपी वो लोकशाही दिखाने के लिए है या सही में मतलब जनता को? लोकशाही लोकशाही प्रक्रिया में यदि विरोध पक्ष की आवाज उठ रही है तो वो उठना जरूरी है। तंदुरुस्त लोकशाही के लिए सत्ता पक्ष की जो कमजोरियां हैं वो जनता को दिखानी चाहिए, ताकि सत्ताधारी पक्ष को भी ये पता चले कि व्यवस्थापन में इस जगह पर या इस क्षेत्र में हम लोग कमजोर हैं, तो उसको सुधारा जा सकता है। ये जो कोविड-19 की परिस्थिति हुई है पूरे विश्व में आकस्मिक हुई, क्राइसिस के बेस पर हुई और किसी को पता नहीं था कि ये किस प्रकार की बीमारी फैल रही है। तो तात्कालिक यानी इमरजेंसी के तौर पर युद्ध की रफ्तार से उसके सामने लड़ना, निपटाना, लोगों को बचाना, उन तक सुविधाएं पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन तक की सुविधाएं बंद थी, फॉरेन से कोई आवागमन नहीं था, सभी ट्रेन, सभी जो हवाई फ्लाइट्स। जो यात्राएं हैं बंद कर दी गई। ऐसे में हमारे आरोग्य विभाग ने खुद ही तात्कालिक यानी इमरजेंसी के तौर पर सभी अप्रूवल दे करके पीपीवी किट बनाना शुरू किया, वैक्सीन बनाना शुरू किया, उसके साथ जो जुड़े आपने हुए जैसे कि पदार्थ। बताया तो कि जब भी ये कोई आपातकाल परिस्थिति होती है तब तत्काल रूप से किसी ना किसी चीज के मतलब टेंडर नहीं बाहर पड़ते। इस पर भी तो उंगली चिंदी गई। जैसे कि ऐसा बोला गया कि कुछ ना कुछ जो मिली भगत के लोग हैं उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। और मतलब अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो एमसीए के काफी सारे पैसे का ऐसे ही झोल किया गया, ऐसे भी तो आरोप लगे। अपने अपने देश में आरटीआई का एक कायदा ऐसा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवस्था में कोई कमी है तो वो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है। हालात ही ऐसे थे कि टेंडर निकालने कब जाए, किसको बताएं, ये करने का समय नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि सामाजिक संस्थाएं जो भारतीय जनता पक्ष के साथ भी जुड़ी हुई है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, दूसरी कई संस्था, भगिनी संस्थाएं जो भारतीय जनता पक्ष के साथ जुड़ी हुई है, दूसरे पक्षों के साथ जुड़ी हुई है, सभी ने मिलकर काम किया। मुझे आज मतलब ऐसी परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में किसी को हेल्प पहुंचानी है और मैं परमिशन के लिए बैठूंगा, मैं कायदों और व्यवस्था की मतलब उसके प्रोसीजर में जाऊंगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर भी हम लोगों ने देखा कि गुजरात में से जितने भी पर प्रांतीय थे उनको अपने वतन तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, रेलवे से, उस समय रेलवे चलाना भी मुश्किल था, बसों में बैठा करके, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना था। एक साथ इतने प्रॉब्लम पैदा हुए थे कि मैनेज करना किसी के भी लिए मुश्किल था। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में, दूसरे राज्यों की तुलना में, महाराष्ट्र जैसे, केरला जैसे, दिल्ली में तक, या जहां आम आदमी पार्टी है, गुजरात ने कोरोना के समय पर आपातकालीन परिस्थिति में बहुत अच्छा काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO का रिपोर्ट है कि यहाँ जो व्यवस्थापन हुआ ये अच्छा व्यवस्थापन हुआ। आंकड़े छिपाने की बात और ये सब बातें जो है वो एक प्रकार की गोसिप है। वो इसलिए कि गांव से शहर, शहर से गांव, कहाँ क्या चल रहा है कोई किसी को पता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भी सरकारी तंत्र का बखूबी उपयोग करना, और आदमी बाहर निकल नहीं पाता है घर, अपनी अपनी जान बचा करके दूसरों की जान बचाने की प्रक्रिया, वो भी अनजान परिस्थिति में। और ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ अपने वेंटिलेटर बनाने का काम, लेकिन धमन ऑक्सीजन अगर के आप बात उत्पादन कर के रहे हो काम। वेंटिलेटर की तो उसमें क्या हुआ वो तो सभी जानते हैं। आग लगने का बनाव भी बना था, घटना भी सामने आई थी, वो जो कांड हुआ था
इतने ठीक है, बड़े और हॉस्पिटल में भी जो कोरोना की बात करें, अस्पतालों की, तो उसमें भी आग लगी हुई थी। मतलब इतनी जो लोग कोरोना से नहीं मरे वो शायद भ्रष्टाचार से मर गए। और इतनी फिर बड़ी ऐसा व्यवस्था। होता है कि हर बार जब भी ऐसा कोई मामला होता है, ऐसा कोई कांड होता है या कोई दुखद जो घटना होती है, उसके बाद बोला जाता है कि कमेटी ये है, इनके सदस्य है, ये रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ ऐसे राहत तक ही देख जेती है कि अभी रिपोर्ट आएगा, अभी रिपोर्ट आएगा, लेकिन वो रिपोर्ट पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है या तो फिर बनता ही नहीं है। जहाँ तक व्यवस्थापन की बात है, कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति थी कि आदमी यदि सोचने में रह जाता है तो बचा नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में नई कोविड हॉस्पिटल तैयार करना, उसके लिए बेड तैयार करना, वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करना, उतने डॉक्टर, उतने हेल्थ वर्कर्स है वो स्टाफ प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ कायदा और व्यवस्था के लिए का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कोई जा नहीं सकता। यहाँ तक कि डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते थे खुद संक्रमित हुए, उन लोगों की भी जान गई। तो जो लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, अपना जी जोखिम में रख करके भी, लेकिन वही कोरोना वॉरियर्स ऐसा देखा गया, जैसे कि सफाई कर्मचारी की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें, तो वो तो हड़ताल पे उतर आए। आकस्मिक परिस्थिति में व्यवस्थापन में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि 100% उसका लाभ नहीं दिखाई देता और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरी सामने आई जाती। लेकिन भारतीय जनता पक्ष के पास डैमेज कंट्रोल का भी एक प्रोसीजर है कि कहीं कोई समस्या सामने आती है तो तुरंत उसका निकाल किया जाता है और फिर से नए सिरे से उस व्यवस्था को फिर रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि महामारी की जो असर है वो कहीं ना कहीं इस नतीजे पे नजर भी आए? क्योंकि जो जनता है उनका मन का तो अभी हम जो कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं जो पुरानी नाराजगी है वो शायद इस बार मत ले उड़ा चले। और यदि सूरत की भी हम बात करें तो अभी सूरत में जो बात करें तो आप काफी अच्छा, मतलब उनकी सीटें आ रही है। आपका क्या मानना है कि सूरत में क्या इस बार भाजपा को फटका लगना है? ये अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें अपने कम से कम 20% या 25% विपक्ष की सीटें, लोकशाही प्रक्रिया है, उनका जीतना संभव है। मेरा दावा ये है कि 6 की 6 महानगर पालिका में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पक्ष फिर से दोबारा चुन के आना वो बड़ी चैलेंजिंग बात होती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी, यदि मतदाता जागरूक है, वो अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, तो वो देखता है कि दूसरे देशों की तुलना में अपने देश की आबादी है 1 अरब 35 करोड़। इतने बड़े देश में कम से कम संसाधनों से और कम से कम खर्चे में इतनी बड़ी महामारी को कंट्रोल करना, अपने देश के लोगों की जान बचाना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, गरीब लोगों के परिवारों तक 5 महीने तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना, 10-10 केजी अनाज पहुंचाया गया रेगुलर रूप से, ताकि एक भी व्यक्ति, उसके पास यदि रेशन कार्ड भी नहीं है तो भी उसके घर जाकर के दूसरे जो ये पार्टी पहुंचाया है गया। उनकी भी राज्य सरकारें हैं, वहां पर भी ये सब कुछ किया गया, क्योंकि ये तो मतलब ड्यूटी है उनकी, उनकी फर्ज अदा की है उन्होंने। लेकिन जो व्यवस्था, लेकिन मतलब नतीजे जो है उसमें क्या लगता है आपको फिर भी कि जिस तरह सूरत की मैंने बात कही कि आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, भाजपा को तो जो है वो लॉस ही है अब? मैं मानता हूं कि अभी जो जिस प्रकार से रुझान चल रहे हैं और पिछले कुछ सालों से महानगर पालिका में, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में जो नतीजे आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पक्ष की कंपटीशन में अभी कोई पक्ष विपक्ष खड़ा नहीं उतर रहा है। और कई नतीजे, जैसे 8 सीटों के लिए अपने यहाँ फिर से निर्वाचन हुआ, उसमें भी लोगों को ये था
कि नुकसान होगा, वो भी नुकसान नहीं हुआ। राज्यसभा की दोनों सीटें उम्मीदवार तक खड़ा नहीं रख पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भारतीय जनता पक्ष की जो शासन प्रणाली चल रही है, अभी दूर दूर तक कोई दूसरा पक्ष जो चैलेंज कर सके, सत्ता परिवर्तन कर सके, लोगों का मन लुभा सके, लोगों का मन जीत सके, ऐसा दूर तक कोई पक्ष नहीं दिखाई देता। मैं मानता हूं कि वो पक्ष इकट्ठे भी नहीं हो रहे, उनके बीच भी संकलन नहीं है कि चलो इस बात पर, सरकार की इस कमजोरी पर आओ हम विरोध करते हैं और जनता को हमारे साथ जुड़ते हैं। विपक्ष का काम भी जनता की सेवा करना, लेकिन अपने मुद्दों से भटक जाते हैं और तुष्टीकरण की नीति के दायरे में चले जाने से, दूसरे रास्तों पर चले जाने से, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने से, अच्छा सशक्त और विजन वाला लीडर नहीं दे पाने से अभी तो विपक्ष भटक गया है और दूर दूर तक भारतीय जनता पक्ष की कंपटीशन में अभी आने अगली चुनाव तक केंद्र सरकार का जो 2024 में आने वाला है, ये मैं कहूँगा कि अभी जो महानगर पालिकाओं का और स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव चल रहे हैं, 2022 में गुजरात में जो चुनाव राज्य सरकार के होने वाले हैं उसकी सेमीफाइनल है जी। और लेकिन ये सेमीफाइनल में जब आपने भी एंट्री कर दी है, चलो शायद आप ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ नुकसान तो वो भाजपा का करके ही जाएगी। जैसे कि आपने बात कहा, ऐसे ही ऐसा ना हो कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, आप है या जो दूसरी पार्टियां है वो एक साथ एकजुट होकर आए और विधानसभा में शायद भाजपा को जीतना मुश्किल कर दे। मैं मानता हूं कि लोकशाही चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। यदि विपक्ष ज़्यादा मजबूत है तो जहां तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पक्ष को भी अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा और लोगों को सुख सुविधाएं अच्छी तरह से मिल सकती है और ये होना भी चाहिए। तो भारतीय जनता पक्ष में सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम है और प्रत्येक नागरिक और जो लीडर है वो ऐसे काम करता है जैसे वो पार्टी का वर्कर है और पक्ष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो योजनाएं दी जाती है, वो लोगों तक पहुंचकर समझाने में भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर सफल हुए हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर भटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो कोई गलती नहीं करता या उसकी कोई कमजोरियां नहीं है, लेकिन जिस समय पर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों को आंदोलन पर बैठा करके सत्ताधारी पक्ष के लिए ऐसी चैलेंज कर लेनी चाहिए कि पीछे हट करनी पड़े। लेकिन आज तक मैं 10 साल से तो देख रहा हूं कि विपक्ष भी इतना तैयार नहीं है कि सत्ता पक्ष की कमजोरियां का लाभ उठा सके, लोगों के साथ जुड़ सके, क्योंकि उनके पास कोई खास योजना भी नहीं है, उनकी विचारधारा भी भटक गई है, ऐसे कोई सशक्त नेता भी सामने नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली को छोड़कर और कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, उन्होंने कोशिश की थी पंजाब में जाने की, दूसरे राज्यों में जाने की, लेकिन वहाँ भी वो अपने पांव नहीं जमा पाए। गुजरात में तो बिल्कुल नए हैं। मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार यदि लोगों के पास पहुंचता है तो सब उसको पहली बार देख रहे हैं, यानी उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी कोई काम की कोई योजना नहीं है। सिर्फ केजरीवाल के नेतृत्व से या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किए हैं वो बातें यहाँ बताना। यहाँ की समस्याएं अलग है भाई। यहाँ रोड, रास्ता, बिजली, पानी गुजरात में समस्याएं नहीं है। ये तो औद्योगिक राज्य है। यहाँ तो नया एजेंडा और पूरे भारत में विकसित राज्यों में गुजरात का समावेश होता है और गुजरात की राजनीति इतनी मजबूत है कि यहाँ जो राजनीति में आता है सफल होता है, वह केंद्र में भी सफल होता है और आज तक पूरे देश में गुजरात ने ही नेतृत्व करना सिखाया है और नेतृत्व में नए सीमा चिन्ह रखे हैं। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से विपक्ष को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारी है लोगों के पास पहुँचने की, लोगों की सेवा करने की, वो आप अच्छी तरह निभाएंगे तो लोकशाही में तो मतदाता ही सर्वोपरि है।
आपको भी चुन के ला सकते हैं, लेकिन आज तक आपने वो भूमिका नहीं निभाई या वो निभाने में आप विफल रहे हैं, इसका नतीजा इन रुझानों से दिखाई दे पड़ रहा है। तो 6 महानगर पालिका जिसका चुनाव हुआ था रविवार को, उसके नतीजे आज आएंगे। अभी शुरुआती दौर में देखा जाए तो भाजपा आगे बढ़ रही है। अगर सूरत की बात करें तो नई जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी कांटे की टक्कर अभी दे रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा आपके आने से, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है उस पे होगा। तो अभी समय हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। हम आगे भी चर्चा करेंगे नतीजों के ऊपर, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। Thank you. बाय। હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા